पहला काम यह है कि उन चारों क्लासों को आप देख के आइए, कंप्लीट उनको पढ़िए, उसी के बाद आपको लास्ट क्लास समझ में आएगी। इस वाली क्लास में अपन क्या कर रहे हैं, दो टॉपिक अपने बचे हुए हैं, एक धारावाही परिनालिका की चुंबक के साथ समानता और दूसरा रहेगा शैथिल्य वक्र। तो 10-15 मिनट के आसपास लगेंगे अपन ये टॉपिक करने के बाद इस चैप्टर से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल एग्जाम में आए हुए हैं या आने लायक है वो अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, तो शुरू करें। तो आज का अपना जो टॉपिक है पहला वो ये रहेगा कि धारावाही परिनालिका एवं छड़ चुंबक में समानता। ठीक है, दोनों चीजें अपन ने पढ़ ली है। थोड़ा सा मैं आपको वापस रिपीट करवा देता हूं कि इन दोनों, जैसे एक तो धारावाही परिनालिका, ये अपन चैप्टर 4 में पढ़ के आए कि मान लीजिए इसके अंदर आई धारा प्रवाहित हो रही है और इसके अंदर एन फेरे हो। ठीक है, तो जो इसका अक्ष है यानी जो धारावाही परिनालिका है इसके अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा वो म्यू नॉट एन आई के बराबर होगा। बोलो कितना होगा, म्यू नॉट एन आई, पढ़ा था चैप्टर 4 में। और फिर छड़ चुंबक जो अभी अपन ने इसी चैप्टर में पढ़ी है, और छड़ चुंबक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो दो स्थानों पर अपन ने पढ़ा था, एक तो अक्ष पे पढ़ा था और एक निरक्ष पे पढ़ा था। तो बता दीजिए अक्ष पे कितना आया था, अक्ष पे आया था आपके चुंबकीय क्षेत्र का मान म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 कैपिटल एम अपॉन आर क्यूब, और आया था, और यहाँ पर 2 हट जाएगा और म्यू नॉट बटे 4 पाई एम बटे आर क्यूब। तो ये चीजें अपन पहले पढ़ चुके हैं दोनों। अब इन दोनों में क्या समानता है, तो इसके लिए अपन एक काम करते हैं, यहाँ मैं क्या करूंगा, एक धारावाही परिनालिका लेके उसके अक्ष पर देखो, जैसे इसके अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है कितना आता है, म्यू नॉट बटे 4 पाई इंटू 2m अपॉन आर क्यूब। यदि मैं इस परिनालिका को लेके इसके अक्ष पे चुंबकीय क्षेत्र निकाल दूं और वो भी इतना आ जाए तो हम ये कहेंगे कि धारावाही परिनालिका किसकी भांति व्यवहार करती है, छड़ चुंबक की भांति व्यवहार, मतलब दोनों एक ही चीज हो जाएगी, समानता रह जाएगी दोनों। अभी आप यहां देखिए इस टॉपिक को हम किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले आप बनाइए एक धारावाही परिनालिका। क्या बनानी है आपको, एक धारावाही परिनालिका बनानी है। इस प्रकार से अपन क्या बना रहे हैं भाई, एक धारावाही परिनालिका। समझ में आ रहा है आपको, इस प्रकार से आपको धारावाही परिनालिका पहले बना लेनी है। अब देखिए यहां अपन इसके अलावा क्या क्या मानेंगे, ये जो मैं लाइन बना रहा हूं आपके ब्लू कलर से, ये है इसका अक्ष, क्या बोलो, परिनालिका का अक्ष है ये, और यहाँ अपन सेंटर मान लेते हैं इसका परिनालिका का। टोटल आपको पूछे, देखिए आप धारा इसके अंदर जो प्रवाहित हो रही है वो अपन ले लेते हैं आई, ठीक, और यहां से केंद्र बिंदु इसका मान लेते हैं ओ, और इसके बाद इसकी त्रिज्या पूछे आपसे, तो त्रिज्या कितनी बताओगे, कैपिटल आर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। और इसके अलावा इसकी कुल लंबाई को अपन एल भी लिख सकते हैं और 2l भी मान सकते हैं। देखो यहाँ बात होती है कि कुल लंबाई कितनी मानी जाए, तो आप सोचो थोड़ा कि अपन ने चुंबक में एन और एस के बीच की जो प्रभावकारी लंबाई है वो कितनी मानी थी, 2l मानी थी, याद है ना आपको, और मध्य बिंदु ओ माना था। तो सेम टू सेम आप सोचो कि यहाँ तो चुंबक है लेकिन यहाँ क्या ले रहे हैं, धारावाही परिनालिका, ठीक है, और कुल लंबाई कितनी है इसकी 2l। तो मैं यहाँ से यहाँ तक जैसा अपने चुंबक में माना था, ये मध्य बिंदु है ना, तो यहाँ से यहाँ तक l, फिर यहाँ से यहाँ तक l, ये अपन ने मान ली इसकी लंबाई, टोटल लंबाई तो 12 हो जाएगी ना। सिमिलरिटी इसलिए अपन कर रहे हैं कि यहाँ अपनी हेडिंग यही है कि धारावाही परिनालिका और छड़ चुंबक किस प्रकार से एक दूसरे के समान है, वो अपन को यहाँ पे फाइंड करना है। तो देखो त्रिज्या हो गई धारावाही परिनालिका की आर, और धारा इसमें आई प्रवाहित हो रही है। फिर अपन बात करें, ये इसका अक्ष हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस धारावाही परिनालिका के अक्ष पर एक बिंदु लेंगे, मान लेते हैं बिंदु पी, जैसे इसके अक्ष पे लिया था ना अपन ने बिंदु पी, और फिर क्या निकाला था, इस पर चुंबकीय क्षेत्र निकाला था, ठीक है, वैसा का वैसा यहाँ करेंगे। तो बताइए आप इस बिंदु पी की इस मूल बिंदु से दूरी कितनी माने थे आप, स्मॉल आर, तो यहाँ पर भी वही काम करना है, कितनी दूरी मानेंगे बोलो, ये अपन ने दूरी मान ली स्मॉल आर, कहां से कहां तक बोलो, मूल बिंदु ओ से बिंदु पी की दूरी है स्मॉल आर। अब आगे जो आपने चैप्टर 4 के अंदर कोई एक धारावाही परिनालिका है,
ध्यान से देखना ये वाली बात, धारावाही परिनालिका, धारावाही परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र बताओ कितना आया था। जब अक्ष पे निकाला था आपने तो ये आया था म्यू नॉट आई फिर आर स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अरे ये आया था ना। यहां आप देखोगे तो जब अपन ने चौथे चैप्टर में ये डेरिवेशन करी थी तो ये वैल्यू आई इसलिए कि आपने जो परिनालिका ली थी ना वो इस प्रकार से ली थी और एक ही फेरा लिया था। एक फेरे के द्वारा अपन ने माना था कि ये इसके अक्ष पर क्या आता है, चुंबकीय क्षेत्र। मैं यदि इसी को किसके लिए लिखूं, एन फेरों के लिए, इसी को किसके लिए लिखे, एन फेरों के लिए, तो इसको एन से गुणा कर देंगे। यदि अपन मान ले परिनालिका में कुल फेरों की संख्या कितनी है, कैपिटल एन है, तो इसको किससे गुणा कर देना है, एन से गुणा कर देना है। ये बात समझ में आई क्या। अभी इसी की जरूरत पड़ेगी मेरे को यहाँ पे। अब दूसरी बात आती है कि सर आर तो चलो त्रिज्या हो गई, धारा हो गई, सब कुछ समझ में आ रहा है, एक्स क्या है। एक्स है इसके मूल बिंदु ओ से इस किसकी दूरी, इस बिंदु की दूरी, जिस बिंदु पर आप चुंबकीय क्षेत्र निकालने जा रहे हो उसकी बिंदु ओ से दूरी होती है एक्स। ठीक है, तो यहां मेरे को ये बताइए आप एक्स कहां पर मानोगे, क्योंकि इसमें तो एक ही फेरा था और यदि एन फेरे माने तो भी वो यहीं पे एक ही जगह थे, इसी के ऊपर, मतलब ये पहला फेरा तो दूसरा फेरा इसी जगह था। क्या यहाँ पर ये जो एक्स डिस्टेंस है इसमें कुछ चेंज आ रहा था, नहीं ना। अब हम क्या कर रहे हैं, पिछली बार तो चौथे चैप्टर में ये कंडीशन थी, इस बार ये कंडीशन है, ऐसे ये पूरी परिनाली का ऐसे है। तो आप कहोगे सर ये फिर एक्स की वैल्यू चेंज हो रही, अरे हो रही कि नहीं हो रही। तो हम एक फेरे की वजह से निकालेंगे, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, ऐसे कितने फेरे, एन फेरों की। तो ऐसे अपन डायरेक्ट इसका नहीं निकाल पाते, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा काम करेंगे। हम क्या मानेंगे, इस परिनालिका के, ध्यान से देखना आप, इस परिनालिका की यहां मैं एक अल्पांश ले लेता हूं, ये छोटा सा अल्पांश ले लिया, परिनालिका की कुल लंबाई में एक अल्पांश लिया मैंने और इस अल्पांश की जो दूरी है वो मान ली dx। कितनी मान ली बोलो, dx। और इसमें जितने फेरे हैं उसके अकॉर्डिंग हम बिंदु P पर क्या निकाल लेंगे, अरे क्या निकालेंगे, चुंबकीय क्षेत्र। और एक और बात, ये जो मूल बिंदु से जो आपका dx है इसकी डिस्टेंस भी आपको माननी पड़ेगी। क्या माननी पड़ेगी, मूल बिंदु से इसकी डिस्टेंस माननी पड़ेगी, और वो मान लेते हैं अपन कितनी है, x। कितनी माननी है, x मान लें। ठीक है, यहां से यहां की x हो जाएगी। अब आप मेरे को बताइए बिंदु P की इससे दूरी कितनी है। आप चाहो तो इसको और मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां ध्यान रखना इस x का मतलब क्या है, ये वाला x नहीं है, इस x का मतलब है दूरी। और कौन सी दूरी, तो बिंदु O से P के बीच की दूरी, या हम कहेंगे जहां आपने फेरे लिए हैं उस फेरे से उस बिंदु के बीच की दूरी जहां चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। अब एक बार यहां फोकस कीजिए कि बताओ इस अल्पांश जो लंबाई है इसमें मान लो जो भी फेरे आ रहे हैं इससे बिंदु P की दूरी कितनी होगी। आप कहोगे सर यहाँ कितना है, r है, r में से क्या घटा लो, x। r में से यदि x घटा लूंगा तो क्या आ जाएगा बोलो, ये आ जाएगा आपके क्या, इस अल्पांश की यहां से डिस्टेंस आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, केवल एक काम करना है, इस फॉर्मूले को क्या करना है, इस फॉर्मूले को लगाना है किसके लिए, इस परिनालिका से बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए। लगाएं भाई, तो क्या लिखेंगे बोलो, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र यहां पर निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास ये है, म्यू नॉट आई, और कुल फेरे अपन n मान ले भले। ठीक है, एक और बात, यहां आपको क्या फेरों की संख्या या कुछ रिलेटेड इससे कुछ बात लिखी हुई है क्या, नहीं है। मैं कह रहा हूं हमारे जो पूरी परिनालिका काम में नहीं आ रही स्टार्ट के अंदर, पूरी परिनालिका से आप एक साथ चुंबकीय क्षेत्र नहीं निकाल सकते, इसीलिए तो अपन ने क्या माना, अल्पांश माना। तो इस अल्पांश में कितने फेरे हैं वो काम में आएंगे। तो यहाँ पर एक लाइन लिखनी पड़ेगी आपको, क्या लिखना है बोलो, परिनालिका की एकांक लंबाई में फेरे, एकांक लंबाई में फेरे, ये आप मान लीजिए कितना, स्मॉल n। अरे क्या मान लिया, परिनालिका की इकाई लंबाई में फेरों की संख्या मैंने n मान ली। अब बताओ आपको कितने लंबाई में फेरे चाहिए, आपको चाहिए इस dx में। अरे किस में चाहिए, ये जो dx है अल्पांश इसी में तो चाहिए आपको, क्योंकि पूरी परिनालिका एक साथ अपने काम में नहीं आ रही, तो हम एक फिक्स लेके चल रहे हैं dx लंबाई में जो है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे बोलो,
परिनालिका की dx लंबाई में फेरे, dx लंबाई में फेरों की संख्या। आप कहोगे इकाई में जब n है तो dx लंबाई से गुणा कर देंगे। अरे बोलो समझ में आया नहीं आया? आया समझ में? तो हम क्या कर रहे हैं, परिनालिका की इकाई लंबाई में फेरों की संख्या अपन ने कितनी मानी बोलो, स्मॉल n मान ली, और dx लंबाई में कितने मान लिया अपन ने, ये मान लिया आपने n dx। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे पर। अब जो भी वैल्यू आपके पास है वो सब कहाँ रख दो, इस वाले फॉर्मूले में रख दीजिए। इसको ध्यान से समझो आप। यहां मैं कंप्लीट लिख देता हूं, एक बार देखो। ये पहले मान लेना आप, ये यहां पे लिख दिया। ठीक है, इसके बाद अपनी डेरिवेशन स्टार्ट होगी इस प्रकार से कि जो चुंबकीय क्षेत्र है बराबर म्यू नॉट आई, तो म्यू नॉट आई रहेगा। ठीक है, अब सुनो, यहाँ है आर स्क्वायर, ये भी लिख दो आप। परिनालिका की जो त्रिज्या है वो आर स्क्वायर। एन क्या है, एन है आपके कुल फेरे। कैपिटल एन क्या है, कुल फेरे। कहां पर, जहां पर आप क्या कर रहे हो, जितनी लंबाई की आप बात कर रहे हो उस लंबाई में कुल फेरों की संख्या है। तो आप dx लंबाई की बात कर रहे हो ना, तो वो कितना हो जाएगा, n डॉट dx। यही तो होंगे, अभी तो इसकी बात हो रही है ना, n dx की बात हो रही है। आगे चलो, इसके बटे में क्या लिखेंगे, 2। अब बड़ा ब्रैकेट लगाओ, क्योंकि ये x क्या है, ये x है दूरी भाई, ये x क्या है, दूरी। कहां से कहां, अल्पांश से बिंदु P की दूरी। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अल्पांश के अंदर क्या मान रहे हैं, कुछ फेरे मान रहे हैं, उन फेरों की वजह से हम बिंदु P पर क्या चाहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना चाहते हैं। तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं, दूरी हमारी कितनी रहेगी, r माइनस एक्स, दूरी रहेगी r माइनस एक्स। यदि यहाँ पर स्क्वायर है तो आप यहाँ भी स्क्वायर लगाओगे, फिर प्लस का चिन्ह ये रहा, और फिर r स्क्वायर है, ये है त्रिज्या का स्क्वायर की पावर 3/2। अब थोड़ा सा फोकस करना है, आप एक चीज कर रहा हूं मैं, तो सुनो। कंडीशन क्या लगा रहा हूं मैं, यदि यहाँ साइड में लिख रहा हूं, आप देखिए, यदि जो आर है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो किससे, एक्स से, एंड जो आपका आर है वो बहुत बड़ा हो किससे, वो बहुत बड़ा हो आपके कैपिटल आर से। किसको बड़ा लिया है, वापिस सुनो, मैं कह रहा हूं परिनालिका की त्रिज्या बहुत छोटी है, दूरी अपन ज्यादा ले सकते हैं। भाई परिनालिका कितनी पतली सी रहेगी, तो आप इस आर के अकॉर्डिंग इस आर को छोटा मान सकते हैं और इस आर के अकॉर्डिंग इस दूरी को भी अपन छोटा मान सकते हैं। तो जब ये कंडीशन लेते हो तो एक्स और आर को आप क्या मान सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो। क्या मान सकते हो, नगण्य। और मैंने आगे भी ऐसे किया है, पता है आपको, जब अपन एक्स पे निरक्ष पे निकाला था तो अपन ने कंडीशन डाली थी कि एक जो वैल्यू है किसी लेंथ की बात कर रहे थे तो वो किसी अदर लेंथ से बहुत ज्यादा बड़ी है, तो फिजिक्स के अंदर क्या करते हैं, जो छोटी वैल्यू होती है उसको अपन नेग्लेक्ट मान सकते हैं। तो यहाँ पर एक तो कौन जीरो हो रहा है, ये, और एक ये, तो ये दोनों हटा दो 1 मिनट के लिए। जब नेग्लेक्ट करोगे तो क्या बचेगा, देखना आप, जो बचेगा वो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, b बराबर यहाँ हो जाएगा म्यू नॉट आई कैपिटल आर का स्क्वायर एन डी एक्स। ठीक है, आ जाओ बटे हुए में अपन बात करें तो 2 का 2 चलेगा। अब सुनो, ये 0 हुआ और ये भी 0 हुआ, तो बचा कौन यहाँ पे, अंदर बचा आर स्क्वायर, केवल आर स्क्वायर बचा, की पावर कितनी 3/2। अरे पावर कितनी है 3/2। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि यह आर स्क्वायर से ये 3 मतलब कट जाएगा और बचेगा कितना 3। क्यों, क्योंकि जब किसी, मान लो कहीं पे ऐसे आ जाए, एक्स की पावर मान ले 2 आ जाए और इसकी पावर फिर से 1/2 आ जाए, तो पावर के ऊपर पावर हो तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो 2 × 1/2 करोगे तो 2 से 2 कटेगा, कितना बचेगा 1। तो वैसे के वैसे यहाँ पर सोल्व करके अपन ने कितना लिख दिया बोलो, ये हो गया आपका म्यू नॉट आई आर स्क्वायर और एन डॉट डी एक्स, और अपॉन में आ जाएगा 2r³। अरे बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, समझ में आ गया यहाँ तक, आगे देखिए आप। इसके बाद अपन को क्या करना है, तो सुनो, ठीक है भाई, यहां तक चल रहा है। और एन डॉट डी एक्स है जो आपका क्या है, कुल फेरों की संख्या है ये। आप चाहो तो एन डॉट डी एक्स को साथ में चलने दो, या फिर आप क्या कर सकते हो, तो देखिए अभी अपन ने जो चुंबकीय क्षेत्र निकाला है वो आया है अल्प। वो क्या आया बोलो, अल्प। बोलो अल्प क्यों बोल रहा हूं, आप ये खुद सोचो, क्या पूरी परिनालिका के कारण आ रहा है क्या, नहीं। किसके कारण आ रहा है, अल्पांश के कारण। ये आपने डीएक्स अल्पांश के कारण ये चीज निकाली आप, क्योंकि देख लो फेरों की संख्या, यहाँ तो मैं कैपिटल एन ले रहा हूँ है, और यहाँ जब आप एन डॉट डीएक्स ले रहे हो इसका मतलब क्या है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अल्प आ रहा है कि नहीं। हम चाहते हैं पूरा चुंबकीय क्षेत्र कितना आएगा, इसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, संपूर्ण परिनालिका के कारण, संपूर्ण परिनालिका के कारण बिंदु
P पर कुल चुंबकीय क्षेत्र, कुल चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। कंप्लीट आपकी जो परिनालिका है उसकी वजह से जब आप निकालने जाओगे तो आप क्या करोगे, बोलो डीबी का समाकलन। अरे बोलो क्या करोगे, डीबी का समाकलन। तो आप कहोगे सर इधर समाकलन किया है, तो इस वाली डिजिट का भी क्या कर दो, समाकलन। क्या कर देंगे, म्यू नॉट आई कैपिटल आर का स्क्वायर एन डी एक्स अपॉन 2r क्यूब। अब सोचो, जब आप समाकलन करने जाते हो तो हम कहते हैं लिमिट लगाते हैं। लिमिट उसकी लगती है जो d के साथ होता है, लिमिट भी लगती है d के साथ वाले के साथ में उसी का समाकलन, बाकी सारी चीजें समाकलन से बाहर। अब सुनो, लिमिट लगाते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखे, यहाँ ध्यान रखना d के साथ कौन है, x, और x क्या बताओ, x है इस अल्पांश की दूरी। इसलिए हम क्या करेंगे, अल्पांश की दूरी को आप ये कह सकते हो कुल दूरी कितनी होगी बताओ, स्टार्टिंग से एंड। तो हम कहेंगे L और L 12, या तो आप लगा दो 0 से 12। देखो दो तरीके से लिमिट यहाँ लगा सकते हो आप चाहो। पहली लिमिट तो क्या लगा सकते हो कि परिनालिका की जो स्टार्टिंग जो लंबाई है वो 0 मान लो, 0 से 12 लगा दो, एक तो ये। दूसरा क्या है, आप जैसे इसको मान लो मूल बिंदु, अपन संख्या रेखा पढ़े, संख्या रेखा के लेफ्ट हैंड साइड मूल बिंदु से लेफ्ट हैंड साइड में क्या आता है, माइनस, है कि नहीं, और राइट हैंड पे क्या आता है, प्लस। वो होता है ना ऐसे बीचों बीच 0, इधर माइनस की संख्या चलती है, इधर प्लस की संख्या चलती है, ये वाली बात। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, इसके अकॉर्डिंग जो लिमिट लगा रहा हूँ वो लगा रहा हूँ -L से +L। बात वो की वही है, सेम आएगा रिजल्ट, कोई चेंज इसमें नहीं आएगा, ठीक है। अब सुनो आप, इसको एक स्टेप यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर आगे करेंगे अपन। यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं, जो चीज बाहर आनी है ना उसको बाहर ले लो आप। बाहर आएगा म्यू नॉट आई कैपिटल आर का स्क्वायर और साथ में एन, ये तो सब बाहर आ रहे हैं, ठीक है। और बटे हुए में भी बाहर आ रहा है 2r क्यूब। आपको सर अंदर क्या बचा, अरे अंदर केवल dx बचेगा, -L से +L। अब बताइए आप यहां तक समझ में आया क्या, ठीक है, बोलो क्लियर है, आगे करें। यहां तक आप नोट कर लीजिए एक बार, ठीक है भाई। यहां तक नोट करने के बाद अब आपका जो है ये, अब इसके बाद आपको केवल क्या करना है, समाकलन ही करना है भाई। बोलो क्या करना है, समाकलन। जब समाकलन करेंगे तो देखो क्या आएगा, किसका समाकलन करना है, dx का। बोलो क्या होगा, dx का समाकलन होता है x, है कि नहीं, dm का m। तो हम कर रहे हैं इसको आगे सोल्व, यहीं पे कर देते हैं, या इधर से लिखना स्टार्ट कर दो। देखो db का तो क्या हो जाएगा, बोलो db का हो जाएगा b बराबर म्यू नॉट आई कैपिटल आर का स्क्वायर और n, और बटे हुए में है आपके 2r क्यूब। अब जब इसका समाकलन करेंगे dx का तो ये हो जाएगा x। ये मैंने समाकलन कर दिया, लिमिट लगा दी -L से +L, ठीक है। आगे सोल्व कर दीजिए इसको, इधर ही सोल्व कर रहा हूँ सामने। तो लिखेंगे म्यू नॉट आई कैपिटल आर का स्क्वायर n अपॉन 2r क्यूब। फिर देखिए लिमिट अप्लाई कर दें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखते हो तो x की जगह अपर लिमिट रखेंगे एक बार l। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x की जगह एक बार रखा प्लस का l, फिर देखो अपर लिमिट माइनस माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस लोअर लिमिट जब रखोगे x की जगह तो माइनस का l रखोगे, यानी यहाँ पर रखेंगे माइनस का l x की जगह। ये माइनस फॉर्मूले से आया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, वो वाला माइनस, एक माइनस इसका आ गया। अब इसको सोल्व करिए तो बनेगा म्यू नॉट आई कैपिटल आर का स्क्वायर n अपॉन में आ जाएगा आपके 2r क्यूब, और ब्रैकेट के अंदर क्या होगा बताओ, ब्रैकेट के अंदर होगा आपके l माइनस माइनस प्लस l, सही है क्या, तो ये जुड़ के हो जाएगा 2l, यानी लास्ट में लिख देंगे म्यू नॉट आई कैपिटल आर का स्क्वायर n अपॉन 2r क्यूब, और साथ में हो जाएगा आपके 2l, है ना। ये भाई l और l जुड़ के 2l हो गया। अब आप सोचिए, एक बार आप विचार करो किस पे, जैसे ये स्टेप आया ना इसके बाद इस पे विचार कीजिए आप कि ये क्या है, लगाओ दिमाग आप। अरे n इंटू 2l, n अपन ने क्या माना, इकाई लंबाई में फेरों की संख्या, और 2l क्या मानी, इस पूरी परिनालिका की लंबाई। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं बोलो, कैपिटल N। अरे सही है क्या, कुल लंबाई में फेरों की संख्या, कुल लंबाई में फेरों की संख्या क्या हो जाएगी, कैपिटल N। ये अभी फॉर्मूला लिखा था ना मैंने, n फेरों के लिए, यहाँ पे देख लो ये रहा, n फेरों के लिए लगाए तो कैपिटल, तो n इंटू 2l क्या है, इकाई लंबाई में फेरों की संख्या है स्मॉल n, और लंबाई टोटल कितनी है 2l। जब इकाई लंबाई वाले फेरों की संख्या को कुल लंबाई से गुणा करेंगे तो कुल फेरों की संख्या आ जाएगी। तो मैं चाहूं तो इस n इंटू 12 की जगह क्या लिखूंगा, कैपिटल N लिख दूंगा। आगे देखिए आप, b बराबर यहां लिखेंगे म्यू नॉट आई कैपिटल आर का स्क्वायर, और फिर इसको मैं लिख रहा हूं कैपिटल N, ठीक है।
और नीचे चल रहा है सेम टू आर क्यू। अब कुछ चीजें यहाँ पे याद रखने वाली बात है। देखो हम क्या कर रहे हैं, हेडिंग को भी याद रखो आप। हेडिंग में अपन ने धारावाही परिनालिका के साथ अपन ने रखा छड़ चुंबक की समानता। तो छड़ चुंबक के अक्ष पर अपन निकाले थे ना, तो कितना आया था चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू? आप कहोगे सर वहां चुंबकीय क्षेत्र की जो वैल्यू आई थी ना, वो ये आई थी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहाँ आया था 2 कैपिटल M बट्टे आर क्यूब। अरे ये आया था। यहाँ पे आपके क्या चीजें से आ गई है, आप यहाँ देखिए म्यू नॉट आया हुआ है। अब वहां के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर कैपिटल M नहीं आया। बोलो कैपिटल M क्या होता है? कैपिटल M होता है चुंबकीय आघूर्ण। अरे बोलो क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण। और चुंबकीय आघूर्ण के सूत्र पढ़ रखे क्या आपने? दो सूत्र होते हैं। कितने होते हैं? दो। एक तो होता है M इंटू 12, और एक और अब मैंने बताया था किसी धारावाही परिनालिका के कारण वो होता है कैपिटल NIA। अरे होता है कि नहीं होता है? ये होता है। तो M लाने के लिए हमारे को NIA चाहिए। इसमें क्या क्या दिख रहा है? N दिख रहा है आपको, I दिख रहा है आपको, लेकिन मेरे को A नहीं दिख रहा। एक तो A नहीं दिख रहा है, ठीक, M के लिए। दूसरी बात म्यू नॉट दिख रहा है, लेकिन 4 पाई नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर देखो 2 तो दिख रहा है, लेकिन 4 पाई बनाना है। तो यहाँ पे छोटा सा काम करना है, और वो क्या काम करना है तो देखो आप, बिल्कुल सिंपल सा काम है। एक लाइन लिखनी है आपको, इसको यहाँ साइड में आप रख दीजिए, जिससे आपको आसानी रहेगी समझने में। यहाँ लाइन क्या लिखनी है? राइट हैंड साइड में काम कर रहा हूं, राइट हैंड साइड में अंश व हर को, अंश व हर यानी ऊपर नीचे दोनों जगह क्या करना है आपको? 2 पाई से गुणा करने पर, अरे क्या कर दो भाई, 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दो आप। 2 पाई से गुणा करने पर देखिए आप, जैसे ही 2 पाई से मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा? एक बार यहां पे लिखिए b बराबर म्यू नॉट, आई को आई रहने दीजिए, n को आगे लिखो। देखो गुणा में तो मैं आगे पीछे लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। n फिर हो जाएगा i, और फिर 2 पाई से गुणा करना ना, तो ये काम करो 2 लगा दो आप यहाँ पे। वापिस से लिख रहा हूं मैं, किस प्रकार से सेट करना है इसको। 2 पाई से गुणा करना है, तो ये ऊपर लगा दिया मैंने 2, कर दिया मल्टीप्लाई। फिर क्या लिख रहा हूं मैं? n, फिर क्या लिख रहा हूं? i, और किससे गुणा करना था? पाई से, तो यहाँ कर दिया मैंने पाई। फिर क्या है? कैपिटल आर का स्क्वायर। और बटे हुए में किससे गुणा करना है? 2 पाई से, तो 2 पाई से करोगे तो यहाँ लिख दो 2 पाई इंटू में फिर 2 आर क्यूब। ठीक है क्या? एक बार इसको और सोल्व करके लिखो, फिर आगे देखते हैं। तो देखो म्यू नॉट, फिर 2, फिर n i, और फिर है 1 मिनट, यहाँ पाई आर स्क्वायर है ना। अरे पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या है यहाँ बताओ आप? वैसे अपन पाई आर स्क्वायर लिखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल लिखते हैं। क्या यहाँ पर आपकी जो वर्ताकार धारावाही कुंडली है, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पता है आपको? हाँ, अरे इस धारावाही परिनालिका के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की बात करें जो कि a है, तो ये आप लिखोगे सर पाई आर कैपिटल आर का स्क्वायर। सही है क्या? पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्या इसकी आर है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग मेरे को यहाँ दिख गया कि इसको मैं a लिख सकता हूँ। किसको लिख सकते हैं? a, इस वाली चीज को अपन a लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिख दीजिए। देखिए कैसे करेंगे, यहां जो दिख रहा है ना आपको ये वाली चीज, ये पाई आर स्क्वायर, इसकी जगह मैंने लिख दिया ये कैपिटल ए, लिख दिया। फिर आ जाओ बटे हुए में, बोलो 2 दूनी कितने हो जाएंगे? 4, फिर पाई तो है ही है, और साथ में कितना है? स्मॉल आर का क्यूब। अब आपको कुछ दिख रहा है? एन आई ए, क्या यहाँ पर एन आई ए दिख रहा है? अरे ये रहा एन आई ए, इसको क्या लिखोगे? कैपिटल एम, तो बना दीजिए। जो लास्ट फॉर्मूला यहाँ पे बनता दिख रहा है मेरे को, वो ये दिख रहा है म्यू नॉट बटे 4 पाई दिख गया, ये रहा म्यू नॉट बटे 4 पाई, लिख दिया आपने। ठीक, 2 दिख रहा है, 2 भी लिखिए। फिर इसको क्या लिखोगे बोलो? यहाँ से कैपिटल एम लिखेंगे, और बटे में कितना है? आर क्यूब। ये आपकी कंप्लीट होती है डेरिवेशन। और देखो आप इस वाले फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को देखिए, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है कि नहीं है? म्यू नॉट बटे 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब, ये भी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब। इससे ये पता चलता है, देखो आपने लिया क्या, यहां चुंबक के अक्ष पर निकाला था, और यहां किसके अक्ष पर निकाल रहे हो बोलो? यहां किसके अक्ष की बात हो रही है? यहां बात हो रही है किसी परिनालिका के अक्ष की बात। बोलो समझ में आई बात? और फिर भी आपका आंसर बिल्कुल सेम आया। अतः हम कहेंगे कि धारावाही परिनालिका, अतः हम क्या कहेंगे बोलो? धारावाही जो परिनालिका है वो किसकी भांति व्यवहार करती है? वो एज ए छड़ चुंबक की भांति व्यवहार कर सकती है।
बिल्कुल दोनों चीजें सिमिलर है। बोलो समझ में आ गई क्या बात? आ गई? कर लिया आपने नोट? आप बिल्कुल पूरे देखिए, एक साथ उतार सकते हो, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चले आगे। ये होता है आपका आज का फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट। फिर चलते हैं अपन अगले टॉपिक की ओर, और ये अपना चैप्टर का लास्ट टॉपिक। इसके बाद अपन क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो लास्ट टॉपिक को अच्छे से ध्यान से पढ़िए भाई, अच्छा है ये। इससे आपका जो चुंबकीय क्षेत्रीय पास होता है ना, इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और चांस है कि आपको आगे आने वाले एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाए। ठीक है, तो अच्छे से समझना है क्या है। देखो, चुंबकीय क्षेत्रीय, सबसे पहली बात तो ये होता क्या है, इसको समझो। सामान्यतः चुंबकीय क्षेत्रीय को अपन कहते हैं कि ये दो राशियों के मध्य ग्राफ है। और किस किस के मध्य ग्राफ है? तो ये आई और एक तो आई और एक एच, यानी कि चुंबकन तीव्रता, चुंबकन तीव्रता और चुंबकन क्षेत्र, चुंबकन क्षेत्र, जो कि अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, याद करो आप। चुंबकन तीव्रता आई बराबर एम बटे क्या पढ़ा था, वी, और एच पहले से पढ़ा है अपन ने, एच बराबर म्यू नॉट एन आई। ये चीजें अपन पढ़ के आए हैं। इन दोनों के बीच में जो ग्राफ बनता है वो कहलाता है चुंबकीय क्षेत्रीय वक्र या चुंबकीय क्षेत्रीय पास। अब ये जो चीजें लिखी हुई है वो आगे आपको समझ में आएगी। कैसे आएगी तो देखिए, समझे? स्टार्ट करें इसको, अब समझना स्टार्ट कीजिए। तो इसको समझने से पहले कुछ चीजें जो चाहिए इसके लिए वो मैं यहाँ पे पहले से बता देता हूँ। ये इसको यहाँ सेट कर देते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसके लिए क्या चीजें पहले चाहिए। आपको मैंने एक टॉपिक करवाया था कि यदि आप ये एक धारावाही परिनालिका है और इस धारावाही परिनालिका के अंदर यदि आप क्या करवा दो, मान लो इस प्रकार से इसको सेल या बैटरी से जोड़ के, और हम क्या करवा दें, इसके अंदर धारा प्रवाहित करवा दें। अरे किसी धारावाही परिनालिका में जब धारा प्रवाहित करवा के और इसके अंदर कोई लोहे युक्त पदार्थ रख दें, कौन सा पदार्थ रख दिया जाए, लोहे युक्त या लोहे चुंबकीय पदार्थ रख दिया जाए, तो बताइए क्या होगा। आप कहोगे सर ये तो हमें याद है, क्या होता है इसमें, ये तो चुंबक बन जाएगी कुछ समय पश्चात, और इसे विद्युत चुंबक भी कहते हैं। अरे बताया था आपको। तो जब इस धारावाही परिनालिका में धारा प्रवाहित करवाई तो उस दौरान इसके अंदर लोहे चुंबकीय पदार्थ में कुछ गुण आ गए चुंबक के। और मैं कह देता हूं यहाँ जो धारा आप प्रवाहित करवा रहे हो, ये जो धारा है मैं इस प्रकार से प्रवाहित करूँ, ये वाला सिंबल जब ये लगाओगे तो आप कहोगे सर ये तो हमें पता ही नहीं है ये क्या है। तो याद करो, आप प्रत्यावर्ती धारा आपने पढ़ा होगा। अरे अल्टरनेट करंट सुना होगा, एसी और डीसी के बारे में पढ़े होंगे आप, है कि नहीं, अल्टरनेट करंट। तो ये जो धारा है प्रत्यावर्ती धारा, जिसका मान समय के अकॉर्डिंग लगातार क्या होता है, परिवर्तित होता है। और इसका ग्राफ भी आपने पढ़ा होगा इस प्रकार से कि ये जो धारा है ना इस प्रकार से चलती है। स्टार्ट में मान लो 0 है तो 0 से चलेगी प्लस की ओर, कुछ समय बाद अधिकतम स्थिति पर जाएगी, फिर क्या होगा, अधिकतम जाने के बाद विपरीत दिशा में चलेगी, फिर 0 हो जाएगी। ठीक है, और मतलब घटेगी, विपरीत दिशा में नहीं घटेगी, पहले बढ़ेगी अधिकतम जाएगी, ये मैक्सिमम है। ठीक है, प्लस में मैक्सिमम है, पॉजिटिव में मैक्सिमम जाएगी, फिर घटेगी, घटते हुए फिर से 0 हो जाएगी, फिर उल्टी दिशा में बढ़ेगी, उल्टी दिशा में बढ़ते बढ़ते उल्टी दिशा में हम नेगेटिव ले लेते हैं तो वहां पर मैक्सिमम जाएगी, फिर घटेगी, फिर 0 होगी, और फिर आगे ऐसे इस प्रकार से चलती है। तो क्या होगा कि जब अपन इस फर्स्ट चक्कर की बात करें तो इस परिनालिका के अंदर रखे लोहे चुंबकीय पदार्थ के साथ क्या होगा, आप वो समझो। और वही हमारे यहाँ पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्रीय पास, उसको समझना है इस प्रकार से। मैं क्या कर लेता हूं, यहां पर ये मैंने 2 अक्ष बना दी भाई। ठीक है, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, और इन दोनों अक्षों पर हम जो राशियां ले रहे हैं वो भी लिख देते हैं। यहां अपन क्या मान लेते हैं, किसके बीच का ग्राफ है ये, आई और एच के बीच में। तो मैं मान रहा हूं अपना जो एक्स अक्ष पे लिया है अपन ने एच वेक्टर लिया है, चुंबकन क्षेत्र, और वाई पर क्या लिया है, वाई पर अपन ने लिया है आई, यानी कि चुंबकन की तीव्रता। एक एक चीज को अच्छे से नोट करना आप, सुनो आप। अब हम कह रहे हैं कंडीशन स्टार्टिंग की ये है कि आपने जब इसमें धारा प्रवाहित नहीं करवाई, ग्राफ को आप अच्छे समझ देखना, मैं कह रहा हूं इसके अंदर धारा प्रवाह नहीं हो रहा है। जब धारा प्रवाह नहीं होगा तो क्या कुंडली के परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, आप कहोगे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। जब तक धारा प्रवाहित नहीं कराओगे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं है तो क्या इसके अंदर चुंबकन का क्षेत्र बनेगा, आप कहोगे जब चुंबकीय क्षेत्र ही नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र के बिना चुंबकन क्षेत्र भी नहीं है ना भाई। चुंबकन का क्षेत्र क्या होता है,
कि वह एरिया जिसके अंदर आप किसी लोहे युक्त पदार्थ को रख दिया जाए तो वो चुंबकित हो जाता है। तो जब चुंबकीय क्षेत्र ही नहीं बना तो चुंबकन क्षेत्र कहां बनेगा? नहीं बना, ठीक है। और जब चुंबकन क्षेत्र नहीं है तो आप तीव्रता कैसे निकालोगे? और निकाल सकते हो क्या? जब क्षेत्र ही नहीं है, मैं कहूं आपको कहीं पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो, जबकि विद्युत क्षेत्र है ही नहीं, तो निकाल सकते हो क्या? नहीं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ जब आपका H 0 तो I भी 0, ये पहली कंडीशन बनी। और 0 0 का जो बिंदु है वो यहां पर बनेगा। ये स्टार्टिंग की बात है, एक एक चीज को नोट करते जाना। अब आगे आ जाओ, अब हम क्या कर रहे हैं? कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं कुछ। क्या कंडीशन है तो सुनो। हाँ, अब हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर जैसे प्लग आपने डाला धारा प्रवाह स्टार्ट हुआ, जैसे जैसे धारा आपने प्रवाहित करी, बताओ क्या बढ़ेगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या होगा? चुंबकन का क्षेत्र बढ़ेगा। चुंबकन क्षेत्र जैसे जैसे बढ़ेगा चुंबकन की तीव्रता भी वैसे वैसे बढ़ेगी, सही है कि नहीं? और जब जैसे जैसे प्रबल चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करोगे तो वहां पर आप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने जाओगे तो वो भी प्रबल आएगी, है कि नहीं? तो हम कह रहे हैं यहाँ H को बढ़ाने पर क्या बढ़ी? I भी बढ़ी। और जब दोनों एक साथ बढ़ते हैं तो हम कहते हैं भाई यहाँ तो समानुपाती का चल रहा है काम। इस प्रकार से दोनों के बीच में एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होगी हमारे। अब यहां मेन पॉइंट समझ में आना, आगे क्या है तो सुनो। आपने क्या करा, इसका इस परिपथ में धारा बढ़ेगी, धारा बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ा, जिससे चुंबकन का क्षेत्र बढ़ा। अब चुंबकन क्षेत्र तो बढ़ रहा है, किसकी वजह से? धारा की वजह से। मैं कह रहा हूं मान लो इस चुंबकीय पदार्थ के अंदर 100 क्या थे, वो अपन माने थे ना चुंबकीय लोहे चुंबकीय के अंदर डोमेन थे, क्या थे? डोमेन। इसके अंदर अपन ने डोमेन माने थे ऐसे 4 भागों में, कि इधर साइड वाले ये डोमेन, फिर इधर ऐसे माने थे ना आपने, ऐसे माने। तो जब आप इसके बाहर सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करोगे तो ये डोमेन उसकी दिशा में संरेखित होने लगते हैं। ये मैंने आपको पढ़ाया था लोह चुंबकीय पिछली क्लास में। अब मैं कह रहा हूं सोच है, जब आपने इसको धारा को बढ़ाया, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ा, चुंबकन का क्षेत्र बढ़ा, जिससे अधिकतम जितने मान लो जैसे 95 जो अणु थे वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो गए जितने होने थे। अब क्या इसके बाद और होगा? क्या इसके बाद आपके जो चुंबकन का क्षेत्र बढ़ाने पर आपकी चुंबकन की तीव्रता बढ़ी? अब नहीं बढ़ सकती। देखिए आई बराबर क्या होता है? आई बराबर होता है m/v, इकाई आयतन में चुंबकीय आघूर्ण। तो जब आप कह रहे हो 100 में से जितने आपके चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करने वाले अणु संरेखित हो चुके हैं अब नहीं होंगे, इसलिए हम कहेंगे स्टार्ट में तो दोनों समानुपाती चलता है, लेकिन बाद में क्या आता है? इस प्रकार से एक सीधी सरल रेखा हमारे को प्राप्त होती है। यानी कि क्या हो जाते हैं ये, यहां आके अब आप भले चुंबकन का क्षेत्र बढ़ा दो लेकिन क्या नहीं बढ़ेगी? क्या नहीं बढ़ेगी बोलो? चुंबकन की तीव्रता यहां पर नहीं बढ़ेगी। तो यहां जाके हम कहते हैं स्टेबिलिटी आ जाती है। क्या आ जाती है? संतृप्तता आ जाती है। ठीक है, कहां पर? इस बिंदु पर। इसके बाद क्या होगा? अब जितना यहां पर ये जो संरेखित होने थे हो गए हैं, अब इसके बाद आगे नहीं होने वाले। ये कंडीशन तो कब की है? जब आप धारा को बढ़ाते बढ़ाते कहां आगे, मान लो यहां तक तो बढ़ रहा था लेकिन इसके बाद में धारा बढ़ाई आपने, देखो यहां तक गए थे ना आप, तब तक आप समानुपाती चल रहे थे, धारा बढ़ रही थी, ये बढ़ रही धारा, तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ा, चुंबकन का क्षेत्र बढ़ा, जिससे चुंबकन की तीव्रता बढ़ी, तो समानुपाती चला। लेकिन बाद में क्या हुआ? यहां से यहां तक जाने पर अब धारा बढ़ा रहे हो, धारा बढ़ा रहे हो तो चुंबकीय क्षेत्र चुंबकन का क्षेत्र तो बढ़ रहा है, लेकिन आई यहाँ पर परिवर्तित नहीं हो रही, इसलिए मैं देखो आई को सीधा कर हो गई सीध में, ये यहाँ पर आके सीध में हो गई। ये बात होती है यहाँ पर जब आप 0 से धारा को अधिकतम लेके गए। अब सुनिए आप वापस, ये बात तो हो गई 0 से अधिकतम तक, धारा को अधिकतम लेके आप। मैं कह रहा हूं इसके बाद आपकी धारा के साथ क्या हुआ? यहां से आपकी धारा वापस घटने लगी। अरे घटेगी कि नहीं घटेगी? इसका तो काम ही है प्रत्यावर्ती धारा का समय के साथ परिवर्तित होना। अब ये समय के साथ परिवर्तित होती हुई क्या हो रही है? वापस घटने लग गई। घटेगी तो मुझे ये बताओ आप, जब धारा घटेगी, जब धारा घटेगी तो चुंबकन का क्षेत्र भी घटेगा, घटेगा तो हम कहेंगे आई भी घटेगी, घटेगी। लेकिन ऐसा देखा गया है ये दोनों घटने के साथ साथ ग्राफ हमारे को प्राप्त होता है ऐसा। अब आप कहोगे कि सर जब स्टार्टिंग में 0 से बढ़ते बढ़ते इस प्रकार से चला तो फिर घटते टाइम ये 0 क्यों नहीं हुआ? यहाँ पर ये चीज बच कैसे गई? ये यहाँ से ये क्या है? मान लो ये मूल बिंदु ओ है, ये मान लो आप ए है, तो आप कहोगे सर ओ से ए तक क्यों बचा? तो ध्यान रखना, जब आप परिनालिका के अंदर लोहे चुंबकीय पदार्थ रख रहे हो और धारा प्रवाहित करवा रहे हो तो स्टार्ट में धारा प्रवाह के कारण इसके अंदर क्या गया? ये चुंबकित होगा कि नहीं होगा? अब चुंबकित होने के बाद आप यदि इसमें से वापस धारा का मान घटा भी लोगे तो एंड में जाते जाते कुछ चुंबकीय
चुंबकित जो होने का गुण है यानी चुंबकत्व का गुण इसके अंदर रह जाएगा, उससे ही हम क्या कहते हैं, धारणशीलता अवशेष चुंबकत्व, धारणशीलता या अवशेष चुंबक। यानी कि जब चुंबकत्व के मतलब चुंबकीय पदार्थ के अंदर धारा प्रवाह के कारण आपने चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करा और इसको चुंबक बनाने की कोशिश की, तो आप ये बताओ चुंबक कैसे बनेगी? आपने परिनालिका के अंदर चुंबक मतलब लोहे युक्त पदार्थ को रखा, हाँ, और उसके अंदर धारा प्रवाह कराया, तो हम कह रहे हैं वो विद्युत चुंबक बन जाती। यदि ऐसा होता कि धारा कम होने से लगातार चुंबकीय क्षेत्र का मान घटता, चुंबकन की तीव्रता भी घटती, तो भाई एंड फिर कभी भी चुंबक नहीं बना पाते आप। बनती क्या चुंबक? नहीं। इसी वजह से तो चुंबक बन रही है, कुछ गुण उसमें रह जाते हैं। अब सुनो, यहां तक पहुंच गए आप, कंडीशन क्या आ गई कि इस धारा को घटाते घटाते आप यहां पहुंच गए। अब जैसे ही धारा जीरो होगी, देखना आप इस कंडीशन में क्या है, यहाँ पर आप जो पॉइंट यहाँ पे ये ना, ये ओ ए पॉइंट, इस पे एच का मान तो क्या है, एच का मान तो जीरो है, लेकिन आई का मान जीरो नहीं है। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के लिए क्या वर्ड लिखोगे, इसमें लिखेंगे हम, यही क्या है, ये है धारणशीलता। धारणशीलता डेफिनेशन क्या लिखोगे बोलो, कि लोहे चुंबकीय पदार्थ के लिए एच आई का वह मान, आई का वह मान जब आपका एच शून्य हो, तब आई का मान जो है वो धारणशीलता कहलाता है। अब हम क्या करेंगे, अभी हम घटाई तो रहे, तो और घटा दीजिए, यहां तक पहुंच गए, तो यहां तक पहुंचते पहुंचते क्या होगा, इसका मान और घटेगा। अब घटते घटते यहां, अब आपने क्या किया, इसके बाद ये चलने लग गया उल्टा, यानी धारा जो है उसकी दिशा ही बदल गई, वैल्यू पहले बढ़ी फिर घटी, अब डायरेक्शन अपोजिट हो गई। अपोजिट डायरेक्शन होने पर क्या होगा, जो आपका ग्राफ है वो नेगेटिव में जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको इस प्रकार से, ठीक है। अब आप कहोगे सर इस कंडीशन, इस पॉइंट पे क्या सिचुएशन हो रही है, तो वो सुनो। इस पॉइंट पे हो रहा है आपके साथ कि यहाँ आपको क्या मिल रहा है, या आई तो आपको मिल रहा है जीरो, आई तो जीरो, लेकिन एच का मान आपको जीरो नहीं मिल रहा है, क्या मान आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है। एच की वैल्यू कितनी आ रही है, नेगेटिव। और इससे हम क्या कहते हैं, निग्राहिता। इसे हम क्या कहते हैं, निग्राहिता कहते हैं, निग्राहिता या निग्रह बल कहते हैं। अब सुनो, ये क्या कर रहा है कि जब हम लोहे युक्त जो लोहे चुंबकीय पदार्थ हैं, इनमें इनको धारावाही परिनालिका के अंदर रख के धारा का मान हम घटाते जाते हैं, तो घटाते घटाते ऐसी कंडीशन में पहुंच गए कि जहां एच की वैल्यू कहां चली गई, नेगेटिव में, और आई का मान क्या हो गया, ऋणात्मक, सॉरी आई का मान हो जाए जीरो। यानी कि जब धारा का मान घटाते जाएं तो चुंबकन की तीव्रता जब जीरो हो जाए और आपका जो चुंबकन का क्षेत्र है वो ऋणात्मक वैल्यू में चला जाए, तो जो इसको ऋणात्मक में ले जाने वाला बल है वो क्या कहलाता है, निग्रह बल कहलाएगा। अरे बोलो क्या कहलाएगा, निग्रह। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे आ जाओ। अब आप और क्या कर रहे हो, इसको घटा रहे हो, धारा देखो, मतलब घटाने का मतलब ये हो गया, अभी नेगेटिव में चल रहे हो आप, तो नेगेटिव में अभी ये धारा बढ़ रही है, अपन इधर तो घटाने की कह रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये नेगेटिव में बढ़ रही है। नेगेटिव में बढ़ेगी तो क्या होगा, नेगेटिव के अंदर ये ग्राफ आपका और इस प्रकार से चलेगा। फिर वही बात, यहां तक तो गए, तब तो ये घटा, लेकिन इससे यहां से यहां तक जाने पर फिर संतृप्तता आ जाती है, स्टेबिलिटी आ जाती है। ठीक है, अब यहां पहुंच गए आप इस कंडीशन तक। इसके बाद देखो धारा का मान फिर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जब धारा का मान बढ़ना या नेगेटिव में घटना, बात एक ही। यहां से देखो तो आप भाई माइनस है, ऊपर जाने में बढ़ेगा ना, या नेगेटिव के अंदर क्या कह रहे हो, पहले नेगेटिव में बढ़ा, नेगेटिव में बढ़ रहा था, अब नेगेटिव में घट रहा है, नेगेटिव में घट रहा है, या अपन कह सकते हैं बढ़ रहा है। तो ये कंडीशन यहाँ से इस प्रकार से बनेगी, ये चलेगा आपका ग्राफ यहाँ से आता। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, फिर से जो ऊपर कंडीशन हुई थी कि आप धारा का मान घटा रहे थे, तो घटाते घटाते क्या हो गया था, आई का मान तो हो गया था क्या आपको, एच का मान तो जीरो हो गया, आई का मान जीरो नहीं हुआ था। वैसे यहाँ पर है, यहाँ पर भी एच का मान तो क्या है, एच का मान तो जीरो है, लेकिन आई का मान क्या है, जीरो नहीं है, क्या आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। और क्या आ रहा है बोलो, नेगेटिव। ठीक, इसके बाद फिर से यहाँ से यहाँ तक जाएंगे जीरो तक, तो आपका जो ग्राफ है वो यहाँ तक चला जाएगा। ठीक है, और एंड में जब फिर से अपन क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो आपका ग्राफ इस प्रकार से चलेगा। ये है आपका कंप्लीट क्या, शैथिल्य वक्र। और इसके अंदर ये डेफिनेशन वगैरह याद रखनी है आपको, और ये ग्राफ आपको समझ में आना चाहिए। किस किस के बीच का ग्राफ है, आई और एच के मध्य ग्राफ। ठीक है, इसकी सहायता से अपन लोहे जो युक्त पदार्थ है, अनुचुंबकीय पदार्थ है, इसके गुणों के बारे में पता लगाया जा सकता है। इस प्रकार अपन ने कंप्लीट शैथिल्य वक्र को समझ लिया, और अपना चैप्टर 5 है वो भी यहाँ पे कंप्लीट होता है।
बस इसके क्वेश्चन आंसर है वो अपन अब कर लेते हैं। चले क्वेश्चन आंसर की ओर, तो तैयार हो जाइए, आ जाइए आप। तो देखिए लास्ट क्लास के अंदर अपन ने कितने करे थे, यहां तक अपन ने कर लिए थे कि चुंबकीय प्रवृत्ति का मान ऋणात्मक किसके लिए होता है, तो आपको बताया था मैंने किसके लिए होता है, बोलो, ये होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए। हो गया था ना यहां तक। अब चलते हैं आगे, ठीक है भाई। आज पढ़ेंगे अपन 11 नंबर से। पढ़िए आप, प्रतिचुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय आघूर्ण होता है। पहले ये बात समझो कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ किन्हें कहते हैं। लास्ट क्लास में अच्छे से प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय इनको पढ़ा था अपन ने, और ये भी बताया था मैंने कि जो आपका चुंबकीय आघूर्ण है किन के लिए 0 होता है। तो आप ये देखो, ये कंडीशन ऐसे नहीं बोला है कि चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करने से पहले या बाद में। तो आप ये सोचो कि चुंबकीय क्षेत्र आरोपित कर भी देना, उसके बाद भी आप आंसर इनमें से क्या रहेगा। भाई पहले तो हो सकता है सबका ही 0, लेकिन बाद में हम कहते हैं केवल प्रतिचुंबकीय पदार्थों का क्या होता है 0, बाकी सबका कुछ ना कुछ रहेगा। क्यों? क्योंकि प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या करते हैं, अरे चुंबकीय क्षेत्र को प्रतिकर्षित करते हैं, इसलिए एक दूसरे को निरस्त करते हैं और उनका जो चुंबकीय आघूर्ण है वो 0 आता है। ठीक है, नोट करो आप। अगला क्वेश्चन देखिए, 12वां क्वेश्चन है कि लोह चुंबकीय पदार्थों की आपेक्षिक पारगम्यता मतलब म्यू आर। म्यू आर मैंने तीनों के लिए बताई थी। एक तो मैंने कहा था म्यू आर 1 से, पहली कंडीशन ऐसे बनाओ आप, 3 पदार्थों के लिए बताई थी ना मैंने कंडीशन, एक तो ये, एक ये, और फिर ये बताया था इस प्रकार से। ठीक है, कि एक से छोटा हो तब कौन सा पदार्थ, प्रतिचुंबकीय है कि नहीं, और एक से जस्ट बड़ा हो, जस्ट एक के पास हो तो वो अनुचुंबकीय। ठीक है, और एक से बहुत ज्यादा बड़ा हो म्यू आर तो वो रहेगा फिर लोह चुंबकीय। अब देख लो आप, लोह चुंबक के लिए क्या बनेगा, अरे दिख रहा है आपको, ये नहीं बन सकता, 0 के पास नहीं रख सकता, 0 से छोटा नहीं रख सकता और 0 से बराबर भी नहीं रख सकता। इसका मतलब क्या रहेगा, म्यू आर लोह चुंबक के लिए इसको और ग्रेटर कर देना आप चाहो तो। ठीक है, आपेक्षिक जो पारगम्यता है उसका मान बड़ा रहेगा, ये वाली कंडीशन आपको याद रखनी है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है भाई, आगे चलो। 13 नंबर क्वेश्चन पढ़िए आप कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक, ये क्या लिखा हुआ है, ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक है, घटक शून्य होता है, यानी ये आपकी पृथ्वी है, ये एन और एस ध्रुव, यानी ये हो जाएगा आपका कौन सा क्षैतिज घटक, और ये हो जाएगा इसका ऊर्ध्वाधर घटक। अब बात होती है कि ऊर्ध्वाधर घटक शून्य कब होता है, तो ऊर्ध्वाधर में अपन क्या कहते हैं, बी वर्टिकल की बात हो रही है, वो क्या होता है बोलो, बी क्या होगा, साइन थीटा। और ये 0 कब होगा, ये 0 होगा थीटा बराबर कितना, थीटा बराबर 0 डिग्री, यानी कि पृथ्वी के अक्ष पर। कहां पर होगा, पृथ्वी के अक्ष पर। तो कहीं पे ऑप्शन दिख रहा है क्या, देखो चुंबकीय ध्रुव, चुंबकीय ध्रुव पे नहीं होगा, भौगोलिक ध्रुवों पर नहीं होगा, और चुंबकीय याम्योत्तर पर भी नहीं होगा। इसका मतलब इसमें से कोई नहीं आंसर है ही नहीं ऑप्शन। थीटा 0 के लिए दिया हुआ है क्या ऑप्शन, नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम कहेंगे यहाँ पर कोई सा भी ऑप्शन राइट नहीं है, ऑप्शन डी इज राइट, कोई इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, कर लो नोट भाई। आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कि क्यूरी ताप पर लोह चुंबकीय पदार्थ हो जाता है। थोड़ा सा सुन लो यहाँ पे, क्यूरी ताप या क्यूरी का नियम क्या है बताओ। क्यूरी का नियम हमारे किसको जान मतलब किसके बारे में जानकारी देता है, चुंबकीय प्रवृत्ति ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये नियम है क्यूरी। तो अपन ने क्या पढ़ा था, जैसे 3 पदार्थ है, एक लोह चुंबकीय पदार्थ, फिर अनुचुंबकीय पदार्थ है, और फिर प्रतिचुंबकीय पदार्थ। यदि लोह चुंबकीय पदार्थ का ताप बढ़ाए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, अनुचुंबकीय, और अनुचुंबकीय का ताप बढ़ा दिया जाए, क्यूरी ताप पर इनको दे दिया जाए तो वो प्रतिचुंबकीय में बदल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना प्रतिचुंबकीय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आपको पूछा है क्यूरी ताप पर लोह चुंबकीय पदार्थ किस में कन्वर्ट होता है, तो अनुचुंबकीय में परिवर्तित हो जाएगा, ये ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, अनुचुंबकीय। ठीक है, नोट कर लिया, आगे करिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 15 नंबर क्वेश्चन आप देखिए। चुंबकीय आघूर्ण 0.32 जूल प्रति टेस्ला, ये क्या भाई, जूल प्रति टेस्ला वाला एक छोटा छड़ चुंबक 0.15 टेस्ला के एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा है। यदि ये छड़ क्षेत्र के तल में घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो क्षेत्र के किस विन्यास में यह स्थायी संतुलन अस्थायी संतुलन में होगा। प्रत्येक स्थिति में चुंबक की स्थितिज ऊर्जा का मान आपको ज्ञात करना है। अरे क्या निकालना आपको, चुंबक की स्थितिज ऊर्जा यू। अब बताओ आप वो डेरिवेशन याद करो जब अपन ने क्या करा था, क्या निकाला था,
चुंबक की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला करा था, याद है क्या आपको? एक बार वहां पर चले जाइए आप। तो यहां पर सबसे पहले तो वो फॉर्मूला याद करो, क्या था? माइनस एम बी, या फिर कार्य का याद है आपको? W बराबर क्या था? एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये फॉर्मूला था ना। इसमें अपन ने क्या करा था, स्थितिज ऊर्जा की एक कंडीशन ली थी कि थीटा 1 कितना हो, 90 डिग्री हो, और थीटा 2 थीटा हो। तब अपन कहते हैं कि ये जो किया गया कार्य है वो स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाता है। तो यहाँ पर कैसे किया था, देखो फॉर्मूला निकाल रहा हूं मैं पहले, इसके बाद अपन इसको कर लेंगे। तो U बराबर क्या आएगा, एम बी, यहाँ रखोगे cos थीटा की जगह 90, तो ये हो जाएगा कितना, 0, और cos 90 0 माइनस ये कितना होगा, cos थीटा, केवल cos थीटा, तो ये माइनस बार आ जाएगा, U बराबर माइनस एम बी cos थीटा। अब फॉर्मूला तो ये यूज करना है, लेकिन आपको कहा एक तो स्थायी संतुलन की स्थिति, और दूसरी आपको कही किसके लिए, दूसरी बात हो रही है आपके अस्थायी संतुलन। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक मिनट आप देखिए कि थीटा कहां से कहां लेना है। मेन बात वही है आपकी, थीटा को आप कहां से कहां लेोगे, तो पहले के अंदर आपको थीटा लेना है। स्थायी संतुलन के लिए क्या लेोगे, थीटा 0 डिग्री, कितना लेोगे, थीटा 0 डिग्री। और दूसरे में क्या है, अस्थायी संतुलन के लिए तो रखोगे 180 डिग्री। बस ये दो वैल्यू रखो आप और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है क्या भाई, बाकी तो बिल्कुल इजी है। अब वैल्यू कितनी आएगी तो देखिए, अब ये फॉर्मूला अपन यूज करेंगे। यहाँ निकाल रहा हूँ स्थायी संतुलन की स्थिति में आपकी यू कितनी आएगी, यू स्थायी लिख दो आप, स्टेबिलिटी। ठीक है, तो उस दौरान क्या आएगा, माइनस एम, एम कितना दिया हुआ है आपको, क्या एम का मान दिया हुआ है, चुंबकीय आघूर्ण, ये क्या है, चुंबकीय आघूर्ण कितना है, 0. एक मिनट आप देखिए, ये दिया है 0.32 इंटू, फिर बी कितना दिया है, चुंबकीय क्षेत्र का मान 0.15 इंटू 0.15, फिर इंटू कोस थीटा, कोस थीटा कितना है, ये हो जाएगा आपके, कोस थीटा की वैल्यू है 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। इसको फॉर आप क्या करोगे, सोल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 32/100, पॉइंट हटा दिया, इधर भी हो जाएगा अपॉन 100। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 2 जा 30, कैरी का 3, और ये हो जाएगा 15 3 जा 45 और 3 48, और अपॉन में कितने हैं, 4 जीरो, ये 4 जीरो, एक जीरो से एक जीरो कटेगा। अब तीन संख्या छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0.048, और निकाल क्या रहे हो, ऊर्जा। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है बोलो, जूल होता है, और ऊर्जा का मात्रक क्या होगा, जूल होगा भाई। तो ये पहली कंडीशन में आपकी क्या आ गई, ये आ गई आपके ऊर्जा, इसको जूल में लिख देना भाई। अब बताओ, यहाँ माइनस का चिन्ह था ना, तो ध्यान रखना माइनस में आएगा। अब सेकंड कंडीशन कह रहा है कि अस्थायी के अंदर, तो अस्थायी में केवल थीटा ही तो चेंज हुआ है, बाकी सब चीज सेम है। और कोस 180 डिग्री का मान होता है भाई, कोस 180 का मान कितना होता है, माइनस का 1। बस फर्क ये आएगा, जो वहां पर वैल्यू माइनस की है वो 0.048 जूल, जो वहां पर माइनस की थी यहाँ पे प्लस हो जाएगी, बस इतना ही। क्योंकि इसका -1 आएगा ना मान, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, m इंटू बी करना है, और वो मैंने पहले ही कर दिया। इस प्रकार से आप ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से कर सकते हो। आगे करें, फिर देखिए आप, अगला क्वेश्चन है आपके 16 नंबर क्वेश्चन, आप पढ़िए। एक परिनालिका है, और उस परिनालिका में पास पास में कितने फेरे हैं, 800 फेरे, और कितने हैं, 16 नंबर कर रहे हैं क्वेश्चन, 800 तो फेरे हैं, तो n बराबर लिख दो आप 800। ठीक है, फेरों की संख्या। इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी a दे रखा है कितना, 2.5 इंटू 10 की पावर, ये -4 है भाई, कितना है, -4 मीटर स्क्वायर। ठीक, और इसमें 3 एम्पियर धारा, मतलब आई कितनी है, 3 एम्पियर है। और ये अर्थ, किस अर्थ में ये प्रणालिका एक छड़ चुंबक की तरह व्यवहार करेगी, इसके साथ जुड़ा हुआ चुंबकीय आघूर्ण आपको निकालना है, यानी m निकालना है। ठीक, अब ये कह रही किस तरह व्यवहार कब करेगी, तो आप ध्यान रखना, एक परिनालिका एक छड़ चुंबक की बात कब व्यवहार करती है, तो हमने इसके अक्ष पे क्या निकाला था, चुंबकीय क्षेत्र, तो हम कहेंगे छड़ चुंबक का अक्ष और चाहे परिनालिका का अक्ष, वहां पर ये दोनों बिल्कुल सिमिलर चलती है। ठीक है, और यदि बात करें किसकी, चुंबकीय आघूर्ण की, तो दो सूत्र हैं, m इंटू 12 और कैपिटल M बराबर होता है NIA। क्या आपके पास m इंटू 12 का फॉर्मूला लगता दिख रहा है, नहीं, क्योंकि ना तो ध्रुव प्रबलता दी हुई है ना दूरी। हमारे को क्या दिया, एक तो फेरों की संख्या कितनी दी, 800 दी हुई ना, धारा कितनी दी है, 3 एम्पियर, इंटू क्षेत्रफल कितना दिया, 2.5 इंटू 10 की पावर -4। सरल कर दीजिए आप, पॉइंट हटाएंगे नीचे 1 जीरो लग जाएगा,
एक जीरो से ये एक जीरो कट जाएगा, ठीक है। अब सुनो, सॉल्व करिए आगे। ये हो जाएगा 25 इंटू 3 75, कितना हो जाएगा 75, और इसको किससे करना है 8 से मल्टीप्लाई करना है। 8 5 जा 40, ठीक है, 4 कैरी का, और 8 7 जा कितना हो जाएगा 56 और 4 ये हो जाएंगे 600, ठीक है भाई। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 600 आया, और फिर ये जीरो आपको दिख रहा है, इंटू में 10 की पावर कितना दिख रहा है -4। अब -4 से ये देखो 3 जीरो कट जाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 6 इंटू 10 की पावर -1 ही तो बचेगा। ये 3 तो यहाँ पर, ये भाई 10 की घात प्लस का 3 है, तो यहाँ पर प्लस का 3 है, या माइनस का 4 है, तो माइनस का 1 बचेगा। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 0.6। और क्या निकालने के लिए बोला, चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से कोई सा भी आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। आपके कंसेप्ट क्लियर है, थ्योरी डेरिवेशन क्लियर है, तो आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। करें आगे, फिर बात करते हैं अपन अगले 17वें क्वेश्चन की। तो दिया एक छोटा छड़ चुंबक जो एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र 0.25 टेस्ला, यानी चुंबकीय क्षेत्र दिया है 0.25 टेस्ला। फिर थीटा दे रखा 30 डिग्री, थीटा भी लिख दीजिए 30 डिग्री। फिर इतना कोण बना रहा है किसके साथ, 4.5 का बल आघूर्ण। बल आघूर्ण किससे लिखते हो आप, अरे टॉस से लिखते हो ना आप, बल आघूर्ण को किससे लिखते हैं, टाउ से। टाउ बराबर क्या हो जाएगा 4.5 इंटू 10 की पावर -2 जूल। लगता है तो चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण का मान आपको ज्ञात करना है। और क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय आघूर्ण। अब सुनो फिर से क्वेश्चन तो वो का वही है, एम ही ज्ञात करना है। हाँ, एम का सूत्र दो पढ़े, एम बराबर स्मॉल एम इंटू 12, और एक एम बराबर अपन ने पढ़ा NiA। अब बताओ क्या ये दोनों लग रहे हैं क्या, आप कहोगे सर यहाँ तो दोनों ही नहीं लग रहे, क्योंकि ना तो हमारे को ये दिया, इनमें से कोई सी वैल्यू नहीं दी, ये तो नया ही दे दिया। लेकिन एक फॉर्मूला अपन को फिर भी आता है, उसके अकॉर्डिंग अपन कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला, याद करो, टो बराबर क्या पढ़ा था, अरे टो बराबर पढ़ा था MB sin थीटा। अब इसके अंदर सारी चीज आपको दे रखी है, निकालना क्या है, आपको m निकालना है। m को छोड़ दो, बाकी सारे वैल्यू रखो। टो की जगह क्या रखोगे, 4.5 इंटू 10 की पावर -2 इक्वल, m को m रखेंगे इंटू चुंबकीय क्षेत्र कितना है बोलो 0.25 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा कितना है 30 डिग्री। अब केवल m निकालना है तो उस वैल्यू को यहाँ पर लेके आ जाइए, तो 4.5 इंटू 10 की पावर -2 इक्वल m। इसको भी अपन सोल्व कर सकते हैं कैसे, 25/100 कर देंगे। देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट के है ना, तो 2 डिजिट का क्या लग जाएगा, 2 जीरो लग जाएगा। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। अब केवल m चाहिए, तो जो सारी चीजें इधर मल्टीप्लाई में वो इधर डिवाइड में चली जाएगी, और जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में। इसमें भी अपन पॉइंट हटा के कितना लगाते हैं 10। अब इस लास्ट m की वैल्यू कितनी आएगी वो देखो, पहले ये लिखो आप 45/10 इंटू 10 की पावर -2। फिर अब देखो जो नीचे उसको ऊपर लिख दो, 100 इंटू 2, ये ऊपर जाएगा और नीचे आएगा 25। अब सोल्व कर दो आप, सोल्व करेंगे तो 0 से 1 जीरो कट रहा है। अब आप 5 से काटिए, 5 5 जा 25, और 5 9 जा 45, ठीक है। और क्या कट रहा है देखो, ये कट जाएगा आपके 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, फिर 2 2 जा 4, 4 9 जा 36, तो 36 इंटू 10 की पावर -2 है ना। और चुंबकीय आघूर्ण का फिर से मात्रा क्या होगा, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से अपन आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं, बस सोल्व करना था इसको, ठीक है। और कैलकुलेशन आपको आनी ही चाहिए भाई। आगे देखिए 18वीं क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, कि किसी पदार्थ की आपेक्षिक पारगम्यता 1.0001 है तो वो पदार्थ होगा, वापिस आ गया भाई, म्यू आर लेस देन 1 तो क्या होगा, प्रति चुंबकीय, क्या होगा प्रति चुंबकीय। म्यू आर ग्रेटर देन 1 तो होगा अनुचुंबकीय। लेकिन मैं कह दूं कि म्यू आर बहुत ही बड़ा हो जाए 1 से तो हो जाएगा भाई लो चुंबकीय। तो आप देखो ना ये किसके नजदीक, 1 से तो बड़ा है लेकिन 1 के जस्ट नजदीक है, तो वही कंडीशन ये बनी अनुचुंबकीय। अतः हम कहेंगे ऑप्शन से राइट, ठीक है, ये हो जाएगा। आगे करो 19 नंबर क्वेश्चन। 19 देखिए, लिखा है वेबर इंटू एम्पियर अपॉन मीटर, ये किसके बराबर है भाई, आपको वेबर इंटू एम्पियर और बटे हुए में मीटर, ये आपको निकालना है। तो बताओ वेबर किसका मात्रक होता है, आप कहोगे वेबर तो होता है चुंबकीय फ्लक्स का, और किसका होता है, चुंबकीय फ्लक्स का। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, BA cos थीटा, है ना यार, केवल इतना ही, क्योंकि इसका तो मात्रक होता ही नहीं। तो चुंबकीय फ्लक्स का यानी जो वेबर है, वेबर की जगह आप क्या लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो आप चुंबकीय क्षेत्र का होता है टेस्ला। इसको भी ओपन करके लिखते हैं, इसको भी ओपन करके लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे तो सुनो,
ये थोड़ा सा वैसे डायरेक्ट आंसर भी कर सकते हो यदि याद है तो आपको, लेकिन नहीं है तो आप इसको कंप्लीट ओपन करके लिखिए कि वेबर की जगह आप क्या लिख सकते हो। तो वेबर की जगह मैं क्या लिखूंगा देखना, ये है वेबर, इसके बराबर आ रहा है चुंबकीय क्षेत्र इंटू क्षेत्रफल। तो चुंबकीय क्षेत्र का तो मेरे को पता है मीटर स्क्वायर होता है, लेकिन सॉरी क्षेत्रफल का तो, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र का क्या होगा। तो बी बराबर कैसे निकालेंगे, क्या आपको बी का सूत्र याद है? नहीं याद है तो याद करो आप कि अपन ने फोर्थ चैप्टर के अंदर एफ बराबर क्या पढ़ा था, क्यू वी बी साइन थीटा, और यहां से मैंने बी बराबर लिखा था एफ अपॉन क्यू वी, है कि नहीं। तो चुंबकीय क्षेत्र का क्या होगा, न्यूटन प्रति, ये हो जाएगा आपके क्या, गुलाम, और वेग का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, तो ये सेकंड ऊपर चला जाएगा, न्यूटन सेकंड अपॉन गुलाम इंटू मीटर। तो अब चाहें तो चुंबकीय क्षेत्र का क्या लिख दो, न्यूटन इंटू सेकेंड बट्टे गुलाम इंटू मीटर इंटू इसका क्या होता है मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू तो किसकी जगह लिख दूंगा, वेबर की जगह। तो सॉल्व करिए आप, पूरा करके बता रहा हूं आपको। देखिए वेबर की जगह क्या लिखेंगे, न्यूटन इंटू सेकेंड बटे गुलाम इंटू मीटर, ये इस वेबर की जगह लिख दिया। फिर इंटू में कौन है, इंटू में देखो ये रहा मीटर स्क्वायर, और फिर इंटू में कौन है, एम्पियर, है कि नहीं, और इस सबके बटे में क्या है, मीटर। तो नीचे कौन आ जाएगा, इसी के नीचे आ जाएगा ना मीटर, मैं देखो एम्पियर के बटे में मीटर यहाँ लिख देता हूँ। अब इसको सोल्व करो आप, 2 मीटर दिख रहे हैं आपको, तो 2 मीटर से ये 2 मीटर मतलब मीटर स्क्वायर कट जाएगा, और क्या कटेगा। आप कहोगे सर जो एम्पियर है, एम्पियर बराबर क्या होता है, मतलब धारा बराबर होता है क्यू अपॉन टी, ठीक है, या कुलाम बराबर लिख दो, क्यू बराबर क्या होता है आई इंटू टी, यानी एम्पियर इंटू सेकेंड होता है कुलाम के बराबर। तो ऊपर क्या दिख रहा है मेरे को, न्यूटन सेकेंड और एम्पियर, और नीचे कुलाम, कुलाम की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, एम्पियर इंटू सेकेंड, क्या लिख सकता हूँ, एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड से एम्पियर इंटू सेकेंड कटेगा, ऑप्शन आपका आएगा न्यूटन, क्या बचेगा, न्यूटन। ठीक है भाई, पूरा सोल्व करके बता दिया, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे देखिए, फिर बात करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, ऐसे पदार्थ जिन पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता। अब आप देखो, मैंने आपको अभी अभी बताया था यहाँ कि आप लोह चुंबकीय पदार्थ का ताप बढ़ाते हो तो वो बदल जाता है अनुचुंबकीय, किसमें बदल जाता है, अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय का ताप बढ़ाते हो, सॉरी घटा, हाँ ताप बढ़ाने पर, ताप क्यूरी ताप देने पर क्या हो जाता है, ये प्रतिचुंबकीय में बदल जाता है। तो क्या प्रतिचुंबकीय का ताप बढ़ाने या घटाने से कुछ फर्क पड़ेगा, तो नहीं, हम कहेंगे जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ है इन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, किसका, ताप। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी राइट। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो भाई, सारे क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो, बिल्कुल इजी है। आज अपन ने लगभग 10 क्वेश्चन करे हैं, ठीक। तो 10 क्या, भले आपको 100 क्वेश्चन भी देना किसी भी चैप्टर से, तो सारे क्वेश्चन आप कर लो। बस आप क्या करें, जो अपन यहाँ पे ऐप के अंदर आपको शॉर्ट नोट डाल रहे हैं, वो शॉर्ट नोट से क्या करना है, सारे जो टॉपिक है उनके फॉर्मूले वो आपको याद होने चाहिए, एक तो। दूसरा कोई डेफिनेशन वगैरह है या जो कंसेप्ट है, जैसे जो चीजें फिक्स दे रखी है, किसी मान लो किसी भौतिक राशि के 2 यूनिट है, एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट में कोई रिलेशन है, जैसे अपन ने एक फेराडे बराबर 96,500 कूलम करा था, ऐसे बहुत सारी चीजें आएगी जहां आपको क्या करना, सीधा आंसर आपको मिल सकता है, क्योंकि एग्जाम के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, तो वहां पर आप यदि ये तैयार करके जाओगे ना, तो जैसे मान लो जितने भी क्वेश्चन आते हैं उससे जो 50% क्वेश्चन है वो डायरेक्ट पूछे जाते हैं, बाकी में 50% में क्या करना होता है, थोड़ा सा अपन को रफ कॉपी की जरूरत पड़ती है, यानी पेन उठाने की जरूरत है, बाकी में तो आप फटाफट से कर लो। ठीक है भाई, तो आराम से पढ़ते रहिए, कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो या हमारी टीम से संपर्क कर सकते हो, जल्द आपकी प्रॉब्लम सोल्व की जाएगी। ठीक है, जय हिंद।